हेलो दोस्तों, तो आईपीएल पहुंच गया है अपने 50th मैच पे और ये जो मैच नंबर 50 है वो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 6 में शाम 7:30 बजे। वेन्यू की बात करें तो इससे पिछला जो मैच था वो खेला गया था आरसीबी के होम ग्राउंड में, बट इस बार रहने वाला है दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। हर एक डिटेल जानेंगे इस मैच के रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके साथ आईपीएल मैचेस में लाइव जुड़े हुए हैं। हर एक मैच में हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और प्रॉफिट अर्न करवाते हैं। सो अगर आईपीएल विनिंग्स भी देखनी है ना तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, वेदर रिपोर्ट्स जानेंगे, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस की बात करेंगे, हेड टू हेड टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11 जानेंगे, कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे उस पर भी बात करने वाले हैं, टॉस प्रेडिक्शन जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस मैच को कौन सी टीम जीत सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पिच की बात कर लेते हैं। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड, और ये वेन्यू जो है ना वो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप इस वेन्यू का एवरेज मान के चलो ना तो 170 से 180 रन बनते हैं। बट यहाँ पर मैच किसके सामने होने वाला है? दिल्ली होगी एक तरफ और एक तरफ होगी आरसीबी। तो आरसीबी को तो हम सभी जानते हैं कि हिटिंग बैट्समैन है उनके पास, तो वो 180 तक बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। बट दिल्ली कैपिटल्स अगर उनमें अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस रहा तो वो 170 बना देंगे। बट अगर वो लैग कर गए, अगर आपने पिछला मैच देखा हो तो दिल्ली कैपिटल्स के बहुत जल्दी विकेट्स जाते हैं, वो अपने विकेट्स नहीं संभाल पाते हैं। सो उनके लिए अपने ही होम ग्राउंड पे 170 बनाना भी मुश्किल हो सकता है। आगे बात करें तो स्पिनर्स भी किफ़ायती रहते हैं, स्पेसर्स को भी फ़ायदा मिलता है। इस पिच पर मीडियम स्कोरिंग गेम आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है। अब क्या है कि आरसीबी में स्टार्टिंग के बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, सो वो 170-180 बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर उनका मिडिल ऑर्डर नहीं भी चलता है ना तब भी ये स्कोर आपको इतने तक देखने के लिए मिल जाएगा। पावर प्ले स्कोर 52-57, बाउंड्री लेंथ आपको यहाँ पर दिखने वाली है 60 से 70 मीटर की, ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, मीडियम बाउंड्रीज हैं। और अगर हम पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करें तो इस पिच पर पिछले 10 मैच में 60% विकेट्स पेसर्स ने निकाले हैं और 40% विकेट्स हमारे स्पिनर्स ने भी निकाले हैं। दोनों ही इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन आप लास्ट मैच अगर देखोगे तो दोनों ने ही इक्वल विकेट्स यहाँ पर निकाले थे। तो आगे बढ़ते हैं और दोनों ही टीम्स की रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका अगर अब तक मैचेस में लॉस हुआ है तो वो आपको कवर कराया जाएगा विदाउट एनी फ़ी। कोई भी उसका चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको हमारे साथ लाइव में जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाइव गाइडेंस आपको दिया जाता है पूरे मैच के रिगार्डिंग, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो दूसरा बेनिफिट ये है। तीसरा बेनिफिट मार्केट लोड की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और इतनी सारी चीज़ें जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है सो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है ना मोस्टली मैचेस निकल चुके हैं। 50th मैच होने वाला है ये, अब कुछ ही मैचेस बचे हैं, तो अभी भी मौका है कुछ मैचेस में आपके पास प्रॉफिट अर्न करने का। लॉस हुआ है तो लॉस रिकवर करने का, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस ना अनएक्सपेक्टेड जा रहे हैं, जहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो बहुत सारे लॉस में भी हुए हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स आते हैं जिनको बहुत लॉस हुआ है, सो हम उनकी गारंटी लेते हैं और उनको प्रॉफिट करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी आईपीएल विनिंग्स चेक करनी है तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वापस से वीडियो पे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मैच की। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इस सीजन में 9 मैच खेल चुकी है, जिसमें से सिर्फ 3 मैचेस जीती है, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की। और पॉइंट्स टेबल में भी आप देखोगे तो 10th नंबर पे चल रही है, सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ। तो दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम सभी को पता है। ना तो उनकी बैटिंग स्ट्रांग हो रही है, ना ही उनका बॉलिंग स्ट्रांग हो रहा है, और एक दो ही प्लेयर्स हैं जहां पर आपको रन्स बनाते हुए दिख जाएंगे, नहीं तो वो भी प्रेशर में जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, और अब तो पूरा ऑलमोस्ट देखो ना आप 9 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स खेल चुकी है, जिसमें से सिर्फ 3 जीती है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत कम
कम टाइम बचा है दिल्ली कैपिटल्स के पास फॉर्म में आने के लिए। सो लेट्स सी कि आरसीबी के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहता है दिल्ली कैपिटल्स का। अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स का जीटी के साथ होता है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करती है। ये मैच अगर आपको याद हो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीटी के होम ग्राउंड में ही दिल्ली कैपिटल्स जो है वो जीत जाएगी और जीटी को अपने ही होम ग्राउंड में हरा देगी, वो भी दिल्ली जैसी टीम। तो ये वाला मैच तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। लास्ट तक लगा था कि ये मैच जो है वो जीटी के पास ही जाएगा, बट एट लास्ट दिल्ली कैपिटल्स जीतती है। अगर मैं दिल्ली कैपिटल की बात करूँ तो सिर्फ 130 रन का टारगेट देती है, जिसको जीटी चेज़ नहीं कर पाती, और डीसी ये मैच 5 रन से जीत जाती है। उससे पहले सनराइज़र हैदराबाद के साथ हुआ अरुण जेटली स्टेडियम में ही, जहां पर सनराइज़र हैदराबाद ने 197 का टारगेट दिया और दिल्ली कैपिटल्स 188 पर ही रुक गई थी और ये मैच दिल्ली कैपिटल्स 9 रन से हार गई थी। इससे पहले मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 144 का टारगेट देती है, सनराइज़र हैदराबाद उसको चेज़ नहीं कर पाती और दिल्ली कैपिटल्स 7 रन से ये मैच को जीत जाती है। तो ये हो गई दिल्ली कैपिटल्स के रीसेंट फॉर्म। अब हम आरसीबी की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी का लास्ट मैच अगर आपको याद हो लखनऊ सुपर जायंट्स को, वो तो खैर याद रहना ही है क्योंकि बहुत अच्छा मैच रहा और मैच के बाद भी बहुत कुछ अच्छा रहा उसमें। आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स का होता है, जिसमें आरसीबी 126 का टारगेट देती है और लखनऊ सुपर जायंट्स उसको चेज़ नहीं कर पाती और आरसीबी इस मैच को 18 रन से जीत जाती है। इससे पहले मैच की बात करें तो केकेआर 200 का टारगेट देती है, आरसीबी चेज़ नहीं कर पाती। आरसीबी ये मैच 21 रन से अपने ही होम ग्राउंड में हार गई थी केकेआर के अगेंस्ट में। लास्ट 3rd मैच की बात करूं तो आरसीबी पहले बैटिंग करती है, 189 का टारगेट देती है और राजस्थान रॉयल्स को चेज़ नहीं कर पाती और आरसीबी अपने होम ग्राउंड में 7 रन से जीत जाती है। यानी कि अपने होम ग्राउंड में एक मैच जो है केकेआर के साथ वो बुरा रहा था, बाकी लास्ट अगर आप 3 मैचेस देखोगे तो 3 में से 2 जीती है और 1 हारी है। अगर हम आरसीबी के इस सीज़न की बात करें तो टोटल 9 मैचेस खेल चुकी है आरसीबी, जिसमें से 5 जीती है और यहाँ पर आप 4 मैचेस जो है वो आरसीबी को हारते हुए देख चुके हो। आगे चलते हैं तो दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म जान चुके हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स बॉलिंग में भी लैग कर रही है, बैटिंग में भी लैग कर रही है, क्योंकि बैटिंग जब करती है तो विकेट्स इतनी जल्दी गिरते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर आपको पार्टनरशिप दिखेगी ही नहीं बिल्कुल भी। वहीं आरसीबी है तो आरसीबी के ओपनर्स ही इतनी अच्छी पार्टनरशिप बना देते हैं कि आगे अगर मिडिल ऑर्डर का मौका अगर कम स्कोर पे जल्दी आउट हो जाए तो वो केस अलग है, बट मिडिल ऑर्डर अगर नहीं भी चले तब भी वो 170-180 का बना देते हैं। तो दोनों ही टीम्स हैं जो हमें पता ही है कि कौन सी टीम कहाँ पर लैग कर रही है। आगे चलते हैं और टीम कंपैरिजन पर बात कर लेते हैं। तो टीम कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीम्स को अरुण जेटली स्टेडियम का एक्सपीरियंस है। आरसीबी ने खेले हैं यहाँ पर 9 मैच और दिल्ली कैपिटल्स ने खेले हैं यहाँ पर 10 मैच। अब आप इसमें देखो, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने अगर 10 मैच खेले हैं ना तो उसमें से सिर्फ 4 मैच जीती है, 6 हारी है। यानी कि मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया है कि दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी तो जीतेगी ही जीतेगी, इवन लो स्कोरिंग भी रहे ना, अपने ग्राउंड पे इनसे ना तो बैटिंग होती है अच्छे से, ना ही बॉलिंग होती है। एटलीस्ट और टीम्स को अगर आप देखोगे तो किसी एक चीज़ तो हो जाती है उनसे। आरसीबी की बात कर लो तो अपने ग्राउंड में अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर बना देते हैं। वो अलग बात है कि वो सामने वाली टीम पे डिपेंड करता है चेस कैपेसिटी है या नहीं, बट स्टिल अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ना ही अपना बैटिंग में परफॉर्मेंस दे पा रही है और ना ही बॉलिंग में दे पा रही है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 जीती है, 6 हारी है। एवरेज स्कोर 156 रहा है, 188 हाईएस्ट बनाया है दिल्ली कैपिटल्स है अपने होम ग्राउंड पे। सो बहुत अच्छा स्टैट तो नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आरसीबी की बात करूँ तो आरसीबी ने 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 66% मैचेस जीती है। एवरेज स्कोर 167 है और हाईएस्ट स्कोर अरुण जेटली पर आरसीबी ने बनाया है 215 का। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एवरेज स्कोर हो या फिर हाईएस्ट स्कोर हो तो दोनों में ही आरसीबी का जो हैंड है वो अपर आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हेड टू हेड मैच याद हो तो यहाँ पर ये आरसीबी के होम ग्राउंड में खेला गया था, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए थे। यानी कि उनकी पार्टनरशिप स्टार्टिंग से ही, अगर हम ओपनर्स की बात करें ना तो ओपनर दिल्ली कैपिटल से एक भी नहीं चला। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, यश दूल, ये कोई नहीं चला, बट सिर्फ एक ही बंदा था वहाँ पर
एक ही प्लेयर थे कि बैट्समैन थे जिन्होंने वहाँ पर एक हाफ सेंचुरी लगाई। मनीष पांडे ने 50 रन बनाए और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया वो वहाँ पर अक्षर पटेल ने किया और 10-20 रन अमन खान ने दे दिए थे। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी रन्स नहीं बना पाया था। सो वहाँ पर क्या हुआ था कि आरसीबी पहले बैटिंग करती है जिसमें 174 का टारगेट देती है और जब डीसी की बारी आती है ना तो डीसी के ओपनर्स तो चले नहीं, तो जो भी रन्स बनाए वो मनीष पांडे ने बनाए, थोड़े बहुत अक्षर पटेल ने कंट्रीब्यूशन किया, अमन खान ने किया, तो सिर्फ 150 तक ही वो चेस कर पाए और वो मैच 23 रन से आरसीबी जीत गई थी। तो हेड टू हेड तो इतना अच्छा नहीं रहा था, यहाँ से आप समझ ही सकते हो। और वहीं अगर मैं बॉलिंग की भी बात करूँ ना दिल्ली कैपिटल्स की, तो आरसीबी ने जब 174 का टारगेट दिया उनको तो सिर्फ 6 विकेट गए थे उनके, यानी कि आप 170-180 सामने वाली टीम बना रही है तो आप उनके विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हो, सिर्फ 6 विकेट उनके गए थे। उसके अलावा उन्होंने 6 विकेट गंवाकर 180-170 का टारगेट उन्होंने बना दिया था। तो दिल्ली कैपिटल्स की कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कि ना तो बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर, फिलिप सॉल्ट और लास्ट मैच में इन्होंने रायले रोजो को लिया था क्योंकि मिचेल मार्श इंजर्ड थे। सो मनीष पांडे, अमन खान, अक्षर पटेल, रायपल पटेल को लिया था लास्ट मैच में। खलील अहमद को भी मौका दिया गया था, एंड्रिस नॉर्जे, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा। तो ये रहने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर को हम सभी जानते ही हैं कि किस तरीके के प्लेयर हैं और मैचेस में परफॉर्मेंस भी आया है, बट एक आध मैचेस इनके ऐसे भी रहे हैं जिसमें ये जल्दी आउट हो गए हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में जो बैट्समैन है जब प्रेशर रहता है तो इतने अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता। और आप देखो तो ओपनर्स में कोई और रन्स बना ही नहीं रहा, तो सिर्फ डेविड वार्नर की अगर आप डिपेंडेंसी रखोगे तो वो भी कितना ही सपोर्ट करेंगे टीम को। तो अगर आप पिछले 2 मैचेस देखो ना तो डेविड वार्नर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आपको लास्ट जीटी के अगेंस्ट में मैच याद हो तो सिर्फ 2 रन बना पाए थे और 2 बॉल खेलकर आउट हो गए थे। वहीं अगर मैं फिलिप सॉल्ट की बात करूं तो फिलिप सॉल्ट से भी उस तरीके का परफॉर्मेंस जो है अभी तक नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर रायले रोजो की बात कर लेते हैं। तो अगर आप रायले रोजो की बात करोगे तो इनको लास्ट मैच में मौका दिया गया बट कुछ खास कर नहीं पाए, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं दिया था उन्होंने। अगर आप लोगों को मैच याद हो तो रायले रोजो से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मनीष पांडे की। तो अगर मैं मनीष पांडे की बात करूँ तो ये है जो थोड़ा बहुत चल जाते हैं और रन्स बना देते हैं बट हर मैच में नहीं चलते हैं। किसी मैच में आपको हाफ सेंचुरी लगाते हुए दिख जाएगी और किसी मैच में मोस्टली जो होता है वो ये जल्दी आउट हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर। आप इनका बैटिंग लाइनअप देखोगे तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट अक्षर पटेल को छोड़कर। इनके जो शुरू के 4-5 प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर को छोड़ दो, और अगर इनके बीच के आप प्लेयर्स देखोगे ना तो कोई भी आपको रन्स में कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। ना फिलिप सॉल्ट चल रहे, रायले रोजो, मनीष पांडे, अमन खान ने लास्ट मैच में कर दिया था, वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, वो तो इन्होंने एक मैच में चल गए थे। अक्षर पटेल की बात करूँ तो हर मैच में एवरेज रन्स दे देते हैं, चाहे वो बैटिंग से हो। और बाकी अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में भी विकेट्स इनको मिल जाते हैं बट ये काफ़ी नीचे आते हैं बैटिंग लाइनअप में। सो तब तक मैच जो है वो ऑलमोस्ट निकल ही चुका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इनको रायपल पटेल को भी मौका दिया गया था और कुछ खास साबित नहीं हुए। जीटी के अगेंस्ट में इनको मौका मिला जहाँ पर 13 बॉलों में 23 रन बनाए सिर्फ, और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो खलील अहमद की अगर मैं बात करूँ तो खलील अहमद का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में तो काफ़ी अच्छा रहा। जीटी के अगेंस्ट 2 विकेट इन्होंने निकाले थे बट वही है कि एक आध बॉलर के चलने से कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर आप देखो ईशांत शर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर मैं पहले तो खलील अहमद की बात कर लेते हैं तो खलील अहमद को जितने मैचेस में मौका मिला है ना, मतलब ज़्यादा मैचेस में मौका मिला नहीं, 3 से 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें विकेट्स निकाल लेते हैं, मिल जाता है विकेट इनको एक आध, और रन्स भी इतने ज़्यादा नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एंड्रिस नॉर्जे की बात करूँ तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बट इनके बैटर में मैं ईशांत शर्मा के साथ जाना प्रेफर करूँगी, क्योंकि ईशांत शर्मा को जिन जिन मैचेस में मौका मिला है ना सारे मैचेस में विकेट्स निकाला है और बिल्कुल भी महंगे साबित नहीं हुए हैं। सो आपके लिए यहाँ से ईशांत शर्मा एक सेफ पिक बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कुलदीप यादव की। तो अगर मैं कुलदीप यादव की बात करूँ तो इनको भी एक विकेट मिल जाता है, कभी कभार 2 भी निकाल लेते हैं बट महंगे साबित नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये है कि बॉलर्स अच्छे हैं बट ये कि कंसिस्टेंसी नहीं है कि विकेट्स आपको डेफिनेटली निकाल कर देंगे ही।
तो ये चीज़ जो है वो दिल्ली कैपिटल्स लैक कर रही है। बाकी यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट पिक्स बनते हैं तो डेविड वार्नर, अक्षर पटेल को आप एज अ ऑलराउंडर अपनी टीम में रख सकते हो। बॉलर्स की बात करूँ तो ईशान शर्मा, खलील अहमद के साथ जा सकते हो आप। जो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पिक्स। अब हम आरसीबी की बात कर लेते हैं। तो जो आरसीबी की प्लेइंग 11 है वो रहेगी फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, महिपाल, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, वानिंडू हसरंगा, हैजलवुड, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, कर्ण शर्मा। तो इनकी जो अच्छी हो गई है अब तो प्लेइंग 11। और जब से लास्ट मैच से अगर आपने देखा हो तो जॉश हेजलवुड ने ज्वाइन कर लिया है, तो इनका पेसर अटैक तो वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब और हो चुका है, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में ही आए थे और 2 विकेट्स उन्होंने निकाल लिए थे। तो अब यहाँ पर टीम जो है वो मैं कहूँगी कि अच्छी इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि अब इन्होंने पेसिंग अटैक भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बाकी इनके पास बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो सिराज हो, कर्ण शर्मा हो, जॉश हेजलवुड और स्ट्रॉन्ग बनाती है टीम को। और इनका स्टार्टिंग का लाइनअप भी, अब बस जो कमी है ना वो यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग और हो जाए, नहीं तो बाकी आरसीबी जो है ना वो बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। बट जो लैक करते हैं वो थोड़ा बहुत स्पिनर्स में करते हैं और मिडिल ऑर्डर। इवन अगर ये मिडिल ऑर्डर भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो काम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे फैफ डु प्लेसिस। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हाईएस्ट रन्स भी इन्होंने बनाए हैं और अगर इसी तरीके से रहे तो इनको कैप ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। विराट कोहली भी अच्छे रन्स बना रहे हैं, फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया ना कि हर दिन हर प्लेयर का वैसे भी नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है, एक आध दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं और वो सब चलता है। फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली ओपनिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने के लिए मिलती है। और बैटिंग पिच रहने वाली है, तो इसमें दोनों ही अच्छे स्कोर आपको बनाते हुए दिखेंगे। और सामने वाली टीम की अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग भी देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनको जल्दी आउट कर दे। सो आपको यहाँ पर चांसेस हैं कि एक अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट, ग्लेन मैक्सवेल अच्छा कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये है कि स्लो विकेट पर इनको प्रॉब्लम होती है, बट अरुण जेटली स्टेडियम का स्लो विकेट नहीं है, तो यहाँ पर भी मेरे को इनसे उम्मीदें हैं, तो मैं इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रखने वाली हूँ। अगर स्लो विकेट होता है तो ये थोड़े से रिस्की रहते हैं, वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो उनको। बट अगर फास्ट विकेट है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पिच है, तो मैं डेफिनेटली इनके साथ जाऊंगी। दिनेश कार्तिक का फॉर्म अभी तक आया नहीं है विकेट कीपर में, इतने ज़्यादा सेफ मुझे लगते नहीं है ये। आगे प्रभु देसाई का भी अभी तक उस तरीके से फॉर्म नहीं आया। वानिंडू हसरंगा ऑलराउंडर हैं, कर देते हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। जॉश हेजलवुड लास्ट मैच में आए, 2 विकेट्स निकाले, काफ़ी अच्छा है। हर्षल पटेल है, मोहम्मद सिराज काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, विकेट्स डेफिनेटली मिल जाती है। और कर्ण शर्मा से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो रॉयल चैलेंजर्स की प्लेइंग 11 हो चुकी है। आगे चलते हैं और बात करेंगे कि आपके यहाँ पर टॉप पिक्स कौन से रह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विकेट कीपर में मैंने फिलिप सॉल्ट लिया है, क्योंकि मुझे दिनेश कार्तिक से बेटर यहाँ पे फिलिप सॉल्ट लगते हैं और मुझे उम्मीदें हैं कि ये तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं कल के मैच में। बैट्समैन की बात करूँ तो मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगी। आरसीबी से आपको पता ही है कि विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस के साथ जाना है, और डीसी से भी आपको पता है डेविड वार्नर आपके लिए सेफ रहने वाले हैं। बाकी मैं और ज़्यादा रिस्क लूँगी नहीं, तो मैं किसी और बैट्समैन को ऐड नहीं कर रही हूँ। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैं 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाऊँगी। वानिंडू हसरंगा, अक्षर पटेल काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंट है, तो दिल्ली कैपिटल से तो यही सेफ पिक बनते हैं। और आरसीबी से मैंने वानिंडू हसरंगा को लिया है और ग्लेन मैक्सवेल को लिया है। बॉलर्स की बात करते हैं तो मैंने 4 बॉलर्स लिए हैं। मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड मैं डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि पेसर अटैक वैसे भी आरसीबी का काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो मैं खलील अहमद और ईशान शर्मा के साथ जाऊंगी। ईशान शर्मा का मैंने आपको रीसेंट फॉर्म बताया ही है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिन मैचेस में मौका देते हैं ना इनको, बहुत शानदार प्रूव किया है इन्होंने खुद को। तो ये हो चुके हैं हमारे सेफ पिक्स ड्रीम 11 की बात। अब यहाँ पर आती है टीम कंपैरिजन। तो टीम कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ओपनिंग जो है वो आरसीबी की स्ट्रॉन्ग है। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है आरसीबी की, पेस बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और स्पिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रहने वाली है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू डीसी। ठीक है,
तो ये मेन रीज़न्स जो मुझे लगते हैं कि यहाँ पर इस मैच में आरसीबी का अपर हैंड रहने वाला है। तो वो रीज़न यही है क्योंकि आरडीसी से जो आरसीबी के ओपनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पेस बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के इतने स्ट्रॉन्ग पेस अटैक नहीं है। वहीं पर स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पिनर्स भी आरसीबी के दिल्ली कैपिटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं। तो ये हो चुका है डीसी वर्सेस आरसीबी का फुल मैच प्रेडिक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना आईपीएल विनिंग्स देखने के लिए। और इस मैच में लाइव हमारे साथ जुड़ना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करते रहिए।